बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड द प्रोडक्शन सिस्टम एंड वी स्टार्टेड डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। आई टोल्ड यू देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, और उसमें से हमने 2 क्लासेस जो थी, जॉब शॉप प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन, उसको जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम तीसरी जो क्लास है प्रोडक्शन सिस्टम की उसको देखेंगे, एंड दैट इज मास प्रोडक्शन। मास मींस हाई वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा तादाद में। अब ये मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम in which discrete parts or assemblies using a continuous process are called mass production। कि ये ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम है, ऐसे प्रोडक्शन यूनिट हैं जिसमें डिस्क्रीट आइटम्स बनाई जाती हैं। डिस्क्रीट आइटम्स मीन जो कि टेंजिबल भी होती हैं और उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। और ये जो डिस्क्रीट आइटम्स होती हैं ये प्रॉपर जो असेंबली लाइंस होती हैं थ्रू कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसमें प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। रॉ मटेरियल फर्स्ट स्टेज पे किसी और यूनिट में होता है, फिर आगे किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में चलते चलते वो फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पहुंचता है। और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इन चीज़ों का जो प्रोड्यूस की जाती है। ऐसी जो प्रोडक्शन है उसको हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। This production system is justified by very large volume of production. The machines are arranged in a line or product layout, product and process standardization exists, and all outputs follow the same path. The most important concept in mass production जो इससे पहले हमने जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन में नहीं देखा था, वो है जी स्टैंडर्डाइजेशन। All the products that are produced in mass production and in continuous production as well, वो standardized products होती हैं। standardized products के उन products को मैन्युफैक्चर करने का पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड होता है। कोई फर्म्स होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने वो स्टैंडर्ड जो है वो वज़ा किए होते हैं, और अगर हम उस प्रोडक्ट को, उस टाइप की प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो देन वी हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। इसलिए कहा जाता है कि मास प्रोडक्शन और कंटिन्यूस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी जो है आ जाती हैं एग्जांपल्स इसमें मास प्रोडक्शन में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से देखिए कि ऑटोमोबाइल्स, यानी ये गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स वगैरह जो हैं, ये मास प्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू बन के हम तक पहुँचती हैं। हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं जिनको हम होम अप्लाइंसेज भी कहते हैं, जिस तरह उसमें टेलीविज़न्स हैं, फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, जूसर मशीन, इस तरह की ये सारी जो होम अप्लाइंसेज हैं ये भी मास प्रोडक्शन के थ्रू हमारे पास आती हैं। क्लॉथिंग है, शूज़ हैं, ये सारी एग्जांपल है मास प्रोडक्शन की। ठीक है, अब आप इसमें से किसी एक एग्जांपल को अपने जहन में ले लीजिए और दोबारा मास प्रोडक्शन की डेफिनेशन की तरफ आइए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाउस होल्ड अप्लाइंसेज में से माइक्रोवेव ओवन को हम कंसिडर कर लेते हैं। अब वापस आ जाइए इसकी जो है डेफिनेशन पे। यहाँ से देखिए, दिस प्रोडक्शन सिस्टम इज़ जस्टिफाइड बाय वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो डॉलेंस कंपनी का एक स्पेसिफिक मॉडल है। अब जब डॉलेंस कंपनी ने वो बनाया तो उसने 1 या 2 पीस नहीं बनाए, बल्कि उसने कई हज़ारों पीस बनाए होंगे उस एक आइटम के, तो लार्ज वॉल्यूम हो गया। और ऐसी जो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऑटोमोबाइल है या शूज़ वगैरह हैं, ये आम प्रोडक्शन यूनिट पे नहीं प्रोड्यूस किए जाते, बल्कि स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है जो कि इन लाइन होती है। उसको एक ख़ास लाइन में, ख़ास सीक्वेंस में अरेंज किया होता है, और उन डिफरेंट मशीन्स से एक ख़ास सीक्वेंस में वो प्रोडक्ट चलती चलती रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती है। तो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन जो हमने भी डिस्कस किए हैं, उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स की शक्ल में देख लीजिए।
सबसे पहला करेक्टरिस्टिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, दे आर अप टू सम स्टैंडर्ड्स। सेकंड, डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस मशीन्स हैविंग हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड आउटपुट रेट, कि ये जो मशीनरी होती है स्पेशल होती है, महंगी मशीनरी होती है, स्पेशल होती है, स्पेशल वे में अरेंज की गई होती है। थर्ड इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर शॉर्टर साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी प्रोडक्शन में मोस्टली जो प्रोडक्शन होती है वो ऑटोमेशन के थ्रू होती है, ऑटोमेटिक होती है। रोबोट्स और बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो कि काम ज़्यादातर कर रही होती हैं, इंसानों की मुदाखलत कम होती है। तो जहाँ पे ऑटोमेशन आ जाती है वहाँ पर शॉर्टर टाइम पीरियड हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, यानी जल्दी चीज़ें बननी लग जाती हैं, उनका जो लीड टाइम है वो कम हो जाता है। लोअर इन प्रोसेस इन्वेंट्री, इसमें जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो बड़ी लोअर होती है क्योंकि काम बड़ी स्पीड से हो रहा होता है, और जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि इन प्रोसेस इन्वेंट्री लोअर होती है। 6, परफेक्टली बैलेंस्ड प्रोडक्शन लाइन, परफेक्टली बैलेंस्ड होती हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू प्रोडक्ट बन रही होती हैं। हम हर मशीन को उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के मुताबिक सेट कर देते हैं, उसके मुताबिक ही वो मशीन मुसलसल प्रोडक्शन करती रहती है, उसमें कोई भी थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं आता। यही वजह है कि आप कोई अपना मोबाइल फ़ोन ले लीजिए या वो माइक्रोवेव ओवन ले लीजिए, उस एक मॉडल के जितने भी ओवन होंगे उन सब की जो है परफॉर्मेंस, उन सब में जो पार्ट्स लगे हैं, जो पार्ट्स की जो फॉर्मेशन है वो सारी सेम होगी क्योंकि वो परफेक्टली बैलेंस्ड प्रोडक्शन लाइन पे प्रोड्यूस किए गए हैं। 7th, फ्लो ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इज कंटिन्यूस एंड विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए प्रोडक्शन लाइन में और एक मटेरियल जो इशू हो गया वो मटेरियल जब वापस आता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए बगैर ही जब वो मटेरियल वापस आ जाता है तो उसको हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। और बैक ट्रैकिंग यूजुअली अकर्स इन जॉब शॉप प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड मशीनरी है, स्पेशली अरेंज्ड मशीनरी है, इसलिए मटेरियल की बैक ट्रैकिंग जो है वो नहीं होती, बल्कि मटेरियल आगे से आगे अगली से अगली स्टेज पे स्मूथली चलता रहता है। ना बैक ट्रैकिंग होती है ना इन प्रोसेस इन्वेंट्री हाई होती है। 8th, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ ईजी। हर चीज़ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के मुताबिक बननी है, एंड वंस वी हैव सेट अप स्टैंडर्ड, हर दफ़ा हमें नए सिरे से स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल काफ़ी आसान हो जाता है। लास्ट, मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मोस्टली जो इस किस्म के इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मशीन खुद ऑपरेट कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है। मटेरियल हैंडलिंग भी उसी में आ जाती है जो कि ऑटोमेटिक होती है। ठीक है जी, तो ये थी मास प्रोडक्शन। लास्ट class of production system is continuous production, which is very much similar to mass production, but the only difference is that in mass production we produce tangible or discrete products, whereas in continuous production we produce कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स या ऐसी प्रोडक्ट जो कि मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होती हैं और उनको जो है काउंट नहीं किया जा सकता बल्कि उनको मेजर किया जाता है। ठीक है, अभी हमने मास प्रोडक्शन की एग्जांपल देखी कि ऑटोमोबाइल्स, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है तो उसने ये होंडा सिटी फॉर एग्जांपल नया मॉडल है, होंडा सिटी गाड़ी एक साल में कितनी बनाई, 10,000, 15,000, 20,000, काउंटेबल है क्योंकि डिस्क्रीट आइटम है। अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन में क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, मेजर किया जाता है, और वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होती हैं और वो किसी केमिकल प्रोसेस से गुजर के बनती हैं। अब गाड़ी किसी केमिकल प्रोसेस से गुजर के नहीं बनी, वो माइक्रोवेव ओवन किसी केमिकल प्रोसेस से गुजर के नहीं बना। ठीक है, अच्छा, जो शैम्पू है हम यूज़ करते हैं वो क्या है, उस शैम्पू को हम मेजर करते हैं कि कितने लीटर है,
उसमें हम ये नहीं कह सकते जब बना है तो वो उस इतने हज़ार शैम्पू बने, यानी वो जो बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम मेजर करते हैं और वो लीटर्स में करते हैं। फिर आपको पता है कि वो एक ख़ास केमिकल प्रोसेस से गुजर के बनता है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इस किस्म की जो हैं, उसको हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन में ले आते हैं। देखिए पहले एग्जांपल देखिए, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सम एग्जांपल्स ऑफ सम जी एक मिनट जी Some chemical plants can operate for more than 1 or 2 years without a shutdown. Popular drinks, shampoo, food can etc. और ये मोस्टली कंटिन्यूस प्रोडक्शन, इसको कंटिन्यूस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं जो ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे ऑन किया और शाम को 5 बजे बंद कर दिया। ये प्रोडक्शन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कई कई दिन, कई कई माह मुसलसल चलते रहते हैं। मुसलसल वो केमिकल प्रोसेस होता रहता है और फिर उसके रिजल्ट में हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, देखिए कंटिन्यूस प्रोडक्शन is the processing of material and parts such that they are always in state of motion or change. केमिकल प्रोसेस जो भी होगा वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ चेंज में रहेगा। It is a common type of manufacturing that allows things to be produced efficiently at large scale. Production facilities are arranged as per sequence of production operation from the first operation to the finished product. The items are made to flow through the sequence of operation through material handling devices such as conveyors, transfer devices, etc. कि इनमें जो मटेरियल है उसको मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन के थ्रू, मशीन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है या हैंडल किया जाता है, जिसमें आमतौर पे कन्वेयर यूज़ होती है। कन्वेयर क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट होती है। आपने अगर कभी नेशनल जियोग्राफिक पे मेगा फैक्ट्रीज़ नाम का एक प्रोग्राम लगता है जिसमें वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का विज़िट करते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरह प्रोडक्शन हो रही है। सपोज़ अगर आपने वहाँ पे कभी जो है फैक्ट्री कोई देखी हो, कोका कोला की प्रोडक्शन किस तरह होती है, तो वहाँ पे वो एक प्रोडक्शन यूनिट से जब अगली मशीन की तरफ वो प्रोडक्ट जा रही होती है तो एक बेल्ट सा होता है जो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, जो कि उस प्रोडक्ट को एक स्टेज से, एक यूनिट से अगले यूनिट तक लेके जा रहा होता है। उसको कन्वेयर कहा जाता है। करैक्टरिस्टिक देखिए जी, उसी तरह डेडिकेटेड प्लांट एंड इक्विपमेंट्स विद ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी। ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि ये वो प्लांट और मशीनरी होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करेगी। शैम्पू बनाने का अगर हमने यूनिट लगाया है, या अगर हमने कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई सोडा बनाने का यूनिट लगाया है, तो वो यूनिट सिर्फ सोडा ही बनाएगा या वो यूनिट सिर्फ शैम्पू ही बनाएगा। हम उस मशीनरी से कहें कि हम कभी शैम्पू तैयार कर लें, कभी कोल्ड ड्रिंक तैयार कर लें, कभी कुछ और कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। डैट विल बी आ डेडिकेटेड मशीनरी जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगी बस। सेकंड, मटेरियल हैंडलिंग इज़ फुली ऑटोमेटेड। जी ठीक है, इसको हमने मैथ्स में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी। थर्ड, प्रोसेस फॉलोज अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब अगर फॉर एग्जांपल शैम्पू बन रहा है तो उसका एक ख़ास केमिकल प्रोसेस है और हमेशा उसी ख़ास केमिकल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा फ्रॉम ए टू जी, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्थ, कंपोनेंट मटेरियल्स कैन नॉट बी रेडीली आइडेंटिफाइड विद फाइनल प्रोडक्ट। जी दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, ये जो फोर्थ नंबर पे है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन में हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, आप उनके रॉ मटेरियल को देख के जज नहीं कर सकते कि इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी। ठीक है, अगर हम शैम्पू की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं और मुख्तलिफ़ कोई जड़ी बूटियाँ वगैरह भी होती हैं, और इसके अलावा उसमें कुछ ख़ास किस्म का लिक्विड होता है। अगर वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हों और आपको कहा जाए कि ये शैम्पू है, तो हम तो कहेंगे जी झूठ बोल रहे हैं, ये कहाँ से शैम्पू है। तो वो रॉ मटेरियल को देख के हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इससे बनने वाली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस शेप में होगी, वो क्या होगी। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक, अगर कोई जूस बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसको देख के हम फिनिश गुड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यही है फोर्थ करेक्टरिस्टिक जो है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है।
दोबारा देखिए कि कंपोनेंट मटेरियल्स कैन नॉट बी रेडिली आइडेंटिफाइड विद द फाइनल प्रोडक्ट, कि वो जो शुरू का रॉ मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इससे बनने वाली फाइनल प्रोडक्ट ये होगी। फिफ्थ एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज ए रूटीन एक्शन। ठीक है, जैसे हमने मैथ्स में भी पढ़ा था कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ ईजियर, इसी तरह यहाँ पे भी वो रूटीन का टास्क होता है, क्वालिटी चेकिंग वगैरह रूटीन में होती है, वो उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है जो क्वालिटी को चेक करना है, कि अगर वो शैम्पू है उसकी क्वालिटी को चेक होगा, फिर वो जो है उसमें बॉटल में पैक होगा, फिर उसकी क्वांटिटी चेक होगी कि किसी में कम तो नहीं भरा गया। तो ये सारी चीज़ें उनके प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, इसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, चलें ये हो गए हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की क्लासिफिकेशन होगी जो कि 4 है: जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो अभी तक देखिए स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस कर चुके हैं अपने इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में। हमने प्रोडक्शन को डिस्कस किया, प्रोडक्शन सिस्टम को डिफाइन किया और उसकी 4 क्लासेस देखी। अब देखिए कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है, कह लीजिए जो हमारे सब्जेक्ट का नाम भी यही है तकरीबन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट या ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो अब हम प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ वी कैन इजीली डिफाइन एंड और इजीली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये जो 3-4 फंक्शंस बताए गए हैं ये तो आपको पता है मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जहाँ पे मैनेजमेंट आ गया वहाँ पे ये 4 फंक्शंस तो आने ही हैं। किस चीज़ को प्लान करना है, किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, किस चीज़ को डायरेक्ट करना है, किस चीज़ को कंट्रोल करना है, वो देखिए। दी एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो ऊपर हम सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं अभी, उन सारी चीज़ों को जब हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाएगी। ठीक है, एल्बर्ट बूफा इसको किस तरह डिफाइन करता है? वो कहते हैं जी प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज ए प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस so that the resulting goods or services are produced according to the specification in the amount by the schedule demand and out of minimum cost। इसी डेफिनेशन से हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन से 4 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज बेसिकली इन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। देयर आर दीज 4 ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव टू अचीव और वी हैव टू बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर। बिल्कुल सिंपल है जी, नाम से ही पता चल रहा है। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी स्टूडेंट्स, पूरे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर हमने प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, प्रोडक्शन सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया, इवन प्रोडक्शन मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया। कैसे? दोबारा देखिए, प्रोडक्शन को हमने क्या कहा जी? प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, सिंपल। या प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। क्लियर? प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? Production process is a combination of different resources through which transformation process is carried, जिसमें इनपुट्स होती हैं, कुछ आउटपुट्स होती हैं और कुछ कंटिन्यूस रिसोर्सेज होते हैं जिसमें इन्वेंट्री और क्वालिटी और इस किस्म की चीज़ें हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों को प्लान करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। अब इस पूरे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इफ़ वी वांट टू बी अ गुड प्रोडक्शन मैनेजर देन वी
must have these 4 objectives and we must try to achieve these 4 objectives. वो कौन से हैं? right quality, right quantity, right time, right manufacturing cost. कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो सही क्वालिटी की हो, सही क्वांटिटी में बने, सही टाइम पे बने और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सही हो. अब राइट क्वालिटी का क्या मतलब है कि कस्टमर की नीड के मुताबिक हो. जो चीज़ कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक है, जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, वो एक्चुअली राइट क्वालिटी है. अगर आप कस्टमर की स्पेसिफिकेशन से बढ़ के अपनी तरफ से कोई चेंज करते हैं जो कि आप समझते हैं कि ये बेहतर है, लेकिन अगर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप समझ लें कि आपने राइट क्वालिटी की चीज़ नहीं बनाई. अब राइट क्वांटिटी क्या है कि राइट नंबर्स में बने. इफ़ दे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस ऑफ डिमांड द कैपिटल विल ब्लॉक अप in the form of inventory, and if the quantity is produced in short of demand leads to shortage of product. यानी दोनों सूरतों में वो फिजिबल नहीं है कि अगर आपको 10 चीज़ों का ऑर्डर मिला, आपने 10 की बजाय अगर 12 बना दी तो आपने डेफिनेटली मटेरियल ज़्यादा लगा दिया, और अगर आपने 10 की बजाय 8 बना दी तो वो डेफिनेटली क्या होगा कि वो शॉर्टेज हो जाएगी. फिर आपको जो 2 अपने पास से पूरी करनी पड़ेंगी, तो दोनों सूरतों में आपको नुकसान होगा. राइट टाइम, इट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. कि बहुत सारे जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी रिप्यूट इस वजह से बेहतर होती है कि वो राइट टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या जो उन्होंने वादा किया होता है उसके मुताबिक चीज़ बना के देते हैं. लास्ट इज़ राइट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट. Manufacturing costs are established before the product is actually manufactured. Actually cost estimation की जाती है कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, उस पर कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उसके प्रोसेस किस तरह से गुजरेगा, और जब वो फिनिश गुड बनेगी तो हमारी ऑलमोस्ट इतनी कॉस्ट उस पर आ चुकी होगी, हम इस पे इतना प्रॉफिट रख के इसको सेल करेंगे. अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई गड़बड़ कर दी और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे ज़्यादा कॉस्ट आ गई, तो डेफिनेटली आप फिर उस पर जब प्रॉफिट रखेंगे तो उसकी कॉस्ट मार्केट से बढ़ जाएगी. आपके कंपेटिटर्स उस प्रोडक्ट को जिस कॉस्ट पे दे रहे हैं आप उस कॉस्ट पे नहीं दे पाएंगे और आप डेफिनेटली मार्केट में फिर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए जो प्री स्टेब्लिश्ड कॉस्ट है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपने पहले बनाई थी, डिफाइन की थी, उसके मुताबिक आपको उसके अंदर अंदर रहकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी चाहिए आपकी. तो ये थे जी स्टूडेंट्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स. अब ये कंप्लीट हमारा हो गया पहला टॉपिक, पहला जिसमें हमने प्रोडक्शन को काफ़ी डिटेल से देख लिया. आप इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसी तरह जो है उसका है ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट, उसको भी इसी तरह से डिटेल से देखेंगे ताकि हमें इन दोनों में मेजर डिफरेंस भी पता चल जाए और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आगे चलते जाएंगे. तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.